नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम द आकृति टॉक शो में। आज हमारे साथ मौजूद है मास कम्युनिकेशन के अनुभवी शिक्षक जिनके पास 17 वर्षों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ थिएटर, टीवी, फिल्म प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे क्षेत्रों में भी इन्होंने शानदार काम किया है। कृपया स्वागत करते हैं उदित नारायण सर का। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने इस खास कार्यक्रम में। सर, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपके पास 17 वर्षों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप सर अपने अनुभव के बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा जी। कि मेरी जो पढ़ाई है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हुई और मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है। पहले मैंने बीएससी किया, उसके बाद फिर मैंने एमएससी बायोटेक किया और एमएससी बायोटेक के बाद चूँकि बचपन से ही शौक था मुझे पत्रकारिता का, कैमरा और एक्टिंग और डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो मन में कहीं ना कहीं था कि साइंस के बाद फिर मैं या तो साइंस जर्नलिज्म की पढ़ाई करूँ या फिर पत्रकारिता करूँ या फिल्म मेकिंग में जाऊँ। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ नया कोर्स शुरू हुआ मास कम्युनिकेशन का उस टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने मास कॉम ज्वाइन किया और मास कॉम में पढ़ाई की और उसके बाद जो है हमने जो है पत्रकारिता भी की और अखबार में भी काम किया और अखबार में काम करने के बाद फिर हम टीवी में भी काम किए। और क्योंकि बचपन से शौक था और मेरे पहचान के जो लोग थे और मेरे लोकेलिटी में जो मेरे कजिन्स थे वो मुंबई में थे, तो वहाँ जाने का मौका मिला, शूट देखने का मौका मिला और भी बहुत सारी चीज़ें, बारीकियाँ सीखने का मौका मिला। तो वहाँ से पत्रकारिता का शौक पैदा हो गया और फिर उसमें डिग्री की मैंने, और डिग्री करने के बाद मैंने जो है यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में भी रहा और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैंने 5 या 6 साल और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया टीचिंग की और बच्चों को अपने जो प्रैक्टिकल्स अनुभव थे वो सिखाए। उसके बाद मैंने 2 साल जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में भी पढ़ाया, काम किया और वहाँ पर ग्रामीण पत्रकारिता की और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो अगर अब इस टाइम में अगर कोई बच्चा नेट क्वालिफाई करना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सलाह मैं ये देना चाहूँगा क्योंकि नेट क्वालिफाई हो चाहे कोई भी दूसरा भी एग्जाम, उसके लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो जैसे आप नेट की बात कर रहे हो तो उसमें आपका जो है जो जनरल नॉलेज है उसका बहुत ज्ञान होना चाहिए और दूसरा तो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसका तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये है कि एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना करके जो भी नेट का सिलेबस होता है उसका पूरी तरीके से उसका अध्ययन किया जाए और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ा जाए तो नेट का पेपर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जी सर, इसके साथ मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जो बच्चे मीडिया फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं आज के इस डिजिटल जमाने में, तो क्या करें, मतलब किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी अच्छे से? बिल्कुल, आजकल के पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता के दौर में चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, सबसे पहले तो जो चीज होती है वो लिखना आना चाहिए। जी। लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, लिखने से पहले पढ़ना जरूरी है। जैसे आजकल रीडरशिप बहुत कम हो गई है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके विचार नहीं बनेंगे और ना आपकी लिखने की शुरुआत होगी। ठीक है, तो लेखन बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे मीडिया में तो सबसे पहले वो ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या डिग्री की है, परसेंटेज आपकी क्या है। वो आपको एक पेन कॉपी देंगे और आपसे कहेंगे कि जाओ आप न्यूज लिख के लाओ या थोड़ा सा कुछ और व्यंग लिख के लाओ या 4-5 लाइन पैराग्राफ लिख के लाओ। तो अगर आपकी लिखने की समझ होगी तो उसके बाद फिर आपको चांस मिल जाएगा और धीरे धीरे फिर आपको दूसरे भी चांस मिलते जाते हैं। तो सीखना तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी स्पेसिफिकली चाहे जिसमें भी हो, ये सारी चीजें। सर, जो बच्चे राइटर बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल, राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राइटिंग के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि डायरेक्टली कोई भी एक बार में राइटर नहीं बन जाता है। ठीक, पहले छोटे छोटे लिखो। छोटे छोटे का मतलब कि आप जो है एक पैराग्राफ लिखो। ठीक है, पहले क्या होता था जब हम छोटे थे या छोटी क्लास में क्या होता था और बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और कुछ चित्र दिए जाते थे और कहा जाता था कि चित्रों को देख करके कहानी लिखो और बीच बीच में कई शब्द छूटे हुए होते थे। तो बच्चे क्या करते थे कि जैसे एक कहानी सुनी होगी आपने कि कौवा उसमें घड़े में कंकड़ डालता है और पानी पी लेता है, या लोमड़ी और बगुले की, है कि नहीं।
तो वही सारी चीजें कि चित्र देखो, और चित्र देखने के बाद आपके अंदर क्या विचार आते हैं और कितने रचनात्मक आप होते हो, उसके बाद आप लिखना सीखते हो, और उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं। तो लिखो, और छोटा लिखो, और उसके बारे में सोचो, और जो भी चीज आपको टच करे, आप बाहर घूमो। लेखक तो बड़े और घुमक्कड़ होते हैं, घर में बैठे कोई नहीं लिख पाता है। ठीक है, जहां आप घूमोगे, गलियों में, बगीचे में, लोकेलिटी में, मोहल्ले में, हर जगह, तो जो भी चीज आपको टच करती है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी ये फितरत होती है कि हमें कोई ना कोई जो चीज दिखती है, वो कोई ना कोई चीज हमें टच करती है। तो जो भी चीज टच करे, उसको आकर के पेन कॉपी में जाकर के लिखो, तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। सर, जैसे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, फिल्म प्रोडक्शन में भी काम किया है, तो आप के अनुसार इन दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल, जैसे हम थिएटर की बात करें, थिएटर समझो कि रंगमंच, जी। ठीक है। अच्छा, थिएटर क्या होता है, वो लाइव शो होता है, और सिनेमा और टेलीविजन में टेक होते हैं, जी और ये रिकॉर्डिंग होती है, जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडियो में। ठीक है, थिएटर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी। आपके संवाद कैसे हैं, यानी कि डायलॉग्स कैसे हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, आपकी पोजीशन क्या है। थिएटर में ब्लॉक्स होते हैं, जी। ठीक है। थिएटर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, किस पात्र को कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ से क्या बोलना है, पीठ नहीं दिखानी है, और तिरछा होकर 60 के एंगल पे खड़ा होना है। ठीक है, बिल्कुल सीधे भी नहीं खड़ा होना, बिल्कुल पीठ भी नहीं दिखानी, तिरछा खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें वो 3D होता है। आपका जो थिएटर का आइडिया होता है कि आपका सामने ऑडियंस है, बगल में ऑडियंस है, इस तरफ ऑडियंस है, और पीछे सिर्फ आप एक, तो वो अलग एक्सपीरियंस है। और फिल्म में टेक होते हैं, टेलीविजन में टेक होता है कि अगर एक बार हम सही नहीं बोल पाए, या हम ठीक से एक्सप्रेशन नहीं आए, तो कट कर दिया गया, दोबारा से कर लिया, तिबारा से कर लिया। लेकिन वहां पर लाइव परफॉर्मेंस में ऑडियंस लाइव देखती है, और कलाकार को लाइव करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। ये अंतर है। सर, अभी अगर कोई बच्चा अपना थिएटर में अगर अपना करियर बनाना चाहे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने ऊपर कैसे काम करना चाहिए, कैसे क्या करे? बिल्कुल, तो थिएटर में अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो जगह जगह पर वर्कशॉप होती हैं। अगर कोई बच्चा थिएटर में अपना करियर बनाना चाहता है, तो जगह जगह पर वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं, और वो वर्कशॉप जो है शॉर्ट टर्म वाली होती हैं, कहीं पर 1 महीने की, कहीं पर 2 महीने की। और वहां पर जाकर के जो थिएटर गुरु होते हैं, वो आकर के थिएटर की बारीकियों को सिखाते हैं, और थिएटर के बारे में नॉलेज देते हैं, और वहाँ की सारी जो भी व्यवस्था होती है, जो भी मेंटेनेंस से लेकर के, लाइटिंग से लेकर के, कैमरा से लेकर के, और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब सिखाते हैं। तो वहां पर जाकर के हम थिएटर की बारीकियों को सीख सकते हैं। और जब महीने भर तक वर्कशॉप होती है, तो उसका एक फाइनल एक प्ले होता है, तो उस फाइनल प्ले में हम ऑडियंस के सामने अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और उससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमारी गलतियां क्या थी, हम उन गलतियों को सुधारें और आगे उन पर ध्यान रखें। सर, इसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपका टीचरिंग का इतने साल का अनुभव है, तो आपके अनुभव के अनुसार आपका कौन सा ऐसा शिक्षक है जो आप मतलब इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, जिसको आप बताना चाहेंगे लोगों को कि बिल्कुल, हाँ, वो भी उन्हीं की तरह करें? अगर टीचिंग की बात करें, तो हम टीचिंग में मैं नाम लेना चाहूंगा जो हमारे गुरु रहे हैं, और संजीव भानावत जी, डॉक्टर संजीव भानावत जी, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे हैं, प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा जी, और राशि मिश्रा जी, और चंडी प्रसाद पैनुली, और हमारे गाइड जो कि मैं डॉक्टरेट कर रहा हूं, तो हमारे जो गाइड हैं, हमारे जो डॉक्टर विजेंदु चतुर्वेदी जी, जो कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी में है। और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि पत्रकारिता जगत के बहुत माने हुए शिक्षक हैं, और उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और हमारे पढ़ाई हुए, खुद मैं शिक्षक हूँ, तो हमारे पढ़ाई हुए जो स्टूडेंट हैं, और जो ठीक है पत्रकारिता में लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जी सर, इस फील्ड में जैसे कि आजकल का जो जमाना है बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया है, तो जो बच्चे मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं, अब उनको जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं नहीं सक्सेस हो पाऊंगा, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? बिल्कुल, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और आजकल किसी चैनल की भी ज्यादा जरूरत नहीं। हालांकि चैनल में काम करना जरूरी होता है, लेकिन ये है कि जो भी मीडिया से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, और जिनको मीडिया के काम आते हैं, कि ठीक है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल बना करके, या सोशल मीडिया में जा करके, और अपना एक चैनल बना करके, अपनी जो भी उनकी जो एक्टिविटीज हैं, अगर उनके पास कोई भी टैलेंट है, ठीक है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, या न्यूज रीडिंग का है, या एंकरिंग का है, या रिपोर्टिंग का है, तो वो काम कर सकते हैं, और अपने अनुभव को वो इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर जाकर के किसी बड़े चैनल में उनको काम मिल सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने अपने टाइम के जब आपने अपने टाइम पे मीडिया फील्ड में आए थे आप, और उस टाइम में और इस टाइम में क्या अंतर है? उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
उस टाइम ये होता था कि इतने ना तो मीडिया संस्थान थे और ना ही इतने मीडिया चैनल थे। वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद कहीं पर भी जाते थे तो हम इंटर्नशिप करते थे 3 महीने की 6 महीने की, उसके बाद काम मिल जाता था। लेकिन आजकल तो इतने सारे चैनल आए हुए हैं, इतने सारे चैनल काम कर रहे हैं और काफी कंपटीशन है। तो कंपटीशन के दौर में मेहनत बहुत जरूरी है और साथ में अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको जितना आप अवेयर होगे कि कौन सा चैनल कहाँ काम कर रहा है, किस चैनल में रिक्वायरमेंट है, और अपडेशन बहुत जरूरी है कि वहाँ पर जाकर के हम काम मांगने जाएं और वहाँ पर काम करें और ध्यान रखें कि किस चैनल में वैकेंसीज आई है और किस चैनल में कहाँ पर शूट चल रहा है। अब सोचो फिल्म मेकिंग का दौर चल रहा है आजकल। तो पहले के दौर में तो वेब सीरीज भी नहीं थी और ना ही फिल्में बनती थी, लेकिन किसी की इतनी पहुंच नहीं होती थी कि वो मुंबई जाकर के फिल्मों में काम करे, ठीक है। लेकिन आजकल अपने ही शहर में, यानी कि लखनऊ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आए दिन जो है और फिल्म शूट हो रहे हैं, वेब सीरीज शूट हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स में काम चल रहा है। लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ पर शूट हो रहा है, तो वहाँ जाओ, ऑडिशन दो, वहाँ पर काम करो, तब ऐसे ही काम मिलता है। जी बिल्कुल सर। आजकल जो बच्चे मीडिया फील्ड से निकलकर पत्रकारिता करने के बाद जो फिल्म प्रोडक्शन में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, किन किन स्ट्रगलों से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, इस बारे में मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो वो बच्चे होते हैं जो अच्छे संस्थान से निकलते हैं। अच्छे संस्थान का मतलब जैसे NSD हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या FTII हुआ, ठीक है, या दूसरे सत्यजीत रे हुए कलकत्ता के, या बहुत सारे संस्थान हैं जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। तो उनके लिए तो बहुत प्लस पॉइंट ये होता है क्योंकि जो उनका संस्थान माना हुआ होता है और वहाँ पर फिल्म मेकर्स जाते हैं और उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं या उन संस्थानों से आते हैं जहाँ पर मीडिया में ज्यादा नाम नहीं उनका, तो वो बच्चे जब जाते हैं तो मुंबई में जाकर के स्ट्रगल करने के लिए उनको तैयार होना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर ये है कि जो भी वहाँ पर जाए तो एक टाइम सेट कर ले। टाइम सेट करने का मतलब मैं मुंबई जा रहा हूँ और 3 साल रहना है मुझे, और 3 साल के अंदर अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तब ठीक है, और नहीं सक्सेसफुल हुआ तो वापस आकर के जो भी उसका रूटीन वाला काम है या जो भी उसका जॉब है वो उसको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल का मतलब कि काम तो है वहाँ पर, लेकिन चूंकि अगर नाम नहीं है तो काम भी नहीं है। वहाँ पर बड़े जो स्टार्स होते हैं, बड़े जो डायरेक्टर होते हैं जिनका नाम है, उनको लेंगे। न्यू कमर्स के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। अब जैसे हम गए थे और वहाँ पर जाने के बाद क्या किया, वहाँ पर जाकर के प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाए, वहाँ पर जाकर के अपना पोर्टफोलियो दिया, और उसके बाद पहले 1 डे 2 डे का काम मिला तो 1 डे 2 डे वाला काम किया, छोटे छोटे रोल किए और छोटे छोटे प्रोडक्शन में काम किया और एज ए AD काम किया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब लोग काम जान जाते हैं उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से काम मिलना स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर एक चीज ये भी याद रखना है कि हार नहीं माननी है, कि यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि रूटीन में काम मिलता रहेगा। वहाँ पर ये हो सकता है कि 8 दिन काम मिले, 15 दिन काम न मिले, तो 15 दिन का जो बैकअप बना के चलो कि वहाँ पर 15 दिन काम नहीं मिलेगा तो हम डेमोरलाइज नहीं होंगे और एक हिम्मत बनी रहेगी, मोटिवेट होती रहेंगी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको ठीक ठाक काम मिलेगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हो कि लोग बताते हैं कि हम जो है स्ट्रगल किए, हम वहाँ पर जाकर के बेंच में सोए, हमने होटल में काम किया, हम जो है और रात को और कहीं पर और जो है वॉचमैन बन गए, दिन में काम ढूंढते थे, तमाम चीजें ऐसी कहानियां आप सुनते हो। तो बस वही है कि अगर आपके अंदर हुनर है तो हुनर कभी ना कभी रंग लाएगा, लेकिन जो है स्ट्रगल करना है और प्रॉपर तरीके से बैकअप बना के अपना चलना है कि रुपए पैसे का भी है। वहां पर सबसे बड़ा दोस्त अपना खुद का पैसा होता है, ठीक है। अगर खुद के पास है पैसा और बैकअप है तो आप धीरे धीरे काम करोगे, सीखोगे और वो एक संघर्ष जो है आपका इधर रंग लाएगा। इसी के साथ सर, अगर कोई बच्चा अपने अंदर मतलब आपसे ये जानना चाहे कि इस फील्ड में जाने के लिए अपने अंदर किन किन चीजों को डेवलपमेंट करे सक्सेस होने के लिए, तब आप उसको क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके संबंध में आपको जानकारी हो और उसी फील्ड में जाओ, ठीक है, जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। सारे फील्ड अच्छे होते हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है और जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो उस फील्ड में आपको जाना चाहिए, ठीक है। काम सारे आने चाहिए कि कभी हो सकता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई या कभी कोई ऐसी चीज हो गई कि वो काम आपको करना पड़े। जैसे अगर आप एक्टिंग की ही ले लो, बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुत गुड लुकिंग होते हैं और गुड लुकिंग के साथ साथ फिर वो सपने सजा लेते हैं कि हमको मुंबई में जाकर के मैं हीरो बन जाऊंगा या मुंबई में जाकर के मैं हीरोइन बन जाऊंगी। लेकिन वहां जाने के बाद हीरो हीरोइन बनने के लिए सिर्फ गुड लुकिंग का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसे अंदर की चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है, प्रोनाउंसिएशन है, और आपको जो है हर लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए और आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं,
सुबह जाकर के आपको योगा करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है और पूरी बॉडी के जो है चीजें हैं उनको बारे में आपको सीखना है। तो बड़ा एक्टिंग भी बहुत टफ चीज होती है। तो ये मान के चलो कि आपके अंदर, ठीक है, वो सारा जुझारूपन होना चाहिए, तो वो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इसी के साथ मैं आकृति पांडे आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए खास कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।